बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सिंध का बजट पास हो जाना और उस पर पीपल्स पार्टी की खुलेआम जनाब हिमायत पार्लिमानी कमजोरी है। डिस्कस होना चाहिए था, चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन डिस्कशन के बगैर उसको ओन कर देना ये एक अचंभे की बात है। ये कहना कि तमाम स्टेक होल्डर इस पे राजी हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिंध में जिस तरह से बजट पेश किया गया, और हम अपने मुत्तहिद प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं कि सिंध में इस वक्त स्पेशली कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उस लिहाज से इसका बजट होना चाहिए। ये तमाम डिबेट में एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि इस वक्त पिछले 8 माह में हमने मुत्तहिद दफा ये देखा कि यहां से खास तौर पे सिंध से, कराची से मुर्तजा वहाब साहब की आवाजें वफाक में सुनाई दी जाने लगी और कहा जाने लगा खास तौर पे MQM के लीडर्स को कि वो वफाक से बजट पास करवा के लेके आए, खास तौर पे फंड जो है, फंड कहना चाहिए इसको, कि फंड लेके आए ताकि यहाँ पे कराची में काम हो सके। 18वीं तरमीम के बाद ये हरगिज भी मुमकिन नहीं कि वहां से एक अलग से बजट मुख्तस कर दिया जाए, फंड लेकर आया जाए। लेकिन कुछ बजट जो है, कुछ फंड जो है, वो वजीर आजम की सवाबदीद पे होता है कि वो किस एरिया पे खर्च करना चाहते हैं। लेकिन फिर ये सिर्फ कराची का तो सवाल है नहीं, ये पूरे पाकिस्तान पे वो फंड तकसीम हो सकता है और बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त सिर्फ ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध की तालीमी सूरत हाल से लेके और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे अपोजिशन को एतराज था। अपोजिशन का मौकफ जानना जरूरी है, मामला है क्या, और आज जो कुछ कार्रवाई हम देख रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। मेरे साथ आज मौजूद है आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक MQM से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या समझते हैं इस वक्त तो जो हिमायत आ गई है और इस वक्त समझ से बाहर है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, अपोजिशन में है, कर क्या रही है? देखिए, आपने 4-5 चीज़ें कहीं को उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने 5 चीज़ें कही हैं कि सबसे पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर फंड्स दें, तो NFC अवार्ड के थ्रू जो हर साल हमें 2000 अरब मिलते हैं और SRB जो कलेक्शन करता है या दूसरे टैक्सेस की मद में जो पैसे मिलते हैं सूबे को, तो वो कराची पोर्ट से जब आप शुरू होते हैं और जो सिंध का कैपिटल कराची है, जब आप हैदराबाद तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे टैक्स ख़त्म हो जाता है। तो बस ये सारी जगह है जहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो आप सोचने की बात यह है कि तो प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट तो हमें हमारा शेयर दे रही है, तो आखिर अब मसला क्या आता है कि आप उस शेयर को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। असल देखिए इशू ये है कि जो डेवलपमेंट की स्कीम बनाई जाती है, जो किताब है, वो एक धोखा और फरेब होता है। आप 6 साल पुरानी भी बुक्स मंगवा लें तो वो स्कीमें रिपीट होकर आ रही है कराची शहर की, और अगर आप पूरे सिंध की स्कीमें कहें तो वो अली खुर्शीदी हमारे अपोजिशन लीडर ने पूरा उसका कच्चा चिट्टा खोला कि वो 15-15, 20-20 साल से स्कीमें रिपीट हो रही हैं। 2002 से 2006 से 2010 से वो स्कीमें हर साल रिपीट होकर चल रही है, बुक भरी हुई है। तो अब देखिए, पहली चीज तो है कि वफाक हमें पैसे दे रहा है, और इस साल वफाकी गवर्नमेंट ने SSGC का जो काम शुरू किया है पूरे कराची में, जिसके अंदर मैं एक आपको छोटी सी फिगर देता हूँ, भले आप मुर्तजा वहाब से कंफर्म करें कि 14 अरब रुपए खाली रोड कटिंग के उन्होंने दिए। 14 बिलियन रुपीस रोड कटिंग की मद में दिए, और जो SSGC का रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है वो तकरीबन 35 से 40 बिलियन का काम है, जो इस साल 2024-25 में जो सुई गैस कंपनी ने शुरू किया, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ही करवा रही है। आपको रोड कटिंग के पैसे भी दे रहे हैं। मसला क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन, आपने रोड कटिंग के पैसे लिए, रोड सारे टूट चुके हैं और आप इल्जाम भी लगाते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको वो पैसे दिए। बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से, तो उन्होंने कहा कि अगर मुर्तजा वहाब फंड मांग रहे हैं वहां से, मैंने कहा आपने बजट पास कर दिया और कराची के मसाइल अपनी जगह हैं। उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम की सवाबदीद पे है कि कुछ तरक्याती बजट उनके पास होता है कि वो पाकिस्तान में जहां लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन फिर तो पूरे पाकिस्तान का सवाल उठता है ना, सब कराची नहीं। देखिए हम NFC के बाद ये सवाल कैसे उठ सकता है कि हम जनाब फेडरल की तरफ देखेंगे, कराची की डेवलपमेंट होनी है तो जनाब हमें फेडरल पैसे देगा। देखिए हम CM साहब के साथ हमने भी इस बात को उठाया सिंध असेंबली में कि देखिए वाकई वफाक भी ज्यादती कर रहा है सूबे के साथ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर कुछ खास स्कीम रखते हैं चारों सूबों के लिए, तो हम ये समझते हैं MQM पाकिस्तान के उसमें कराची शहर का और हैदराबाद का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही शहर आपको टैक्स जमा करके देता है जिससे चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी सूबे के साथ नाइंसाफी की
कि अगर आपने पंजाब में स्कीमें ज़्यादा रखी हैं, केपीके में रखी हैं, बलूचिस्तान में रखी हैं, बिल्कुल रखें वहाँ पे भी, मगर कराची शहर के और हैदराबाद के लिए आपको अलग से स्कीमें रखनी थी, जिसमें K4 पे आपको 100% बजट रखना चाहिए था, जिसके अंदर हैदराबाद सक्कर मोटरवे पे आपको एटलीस्ट 50% अमाउंट रखनी चाहिए थी कि अगर इस साल 25-26 और 26-27 में जाके वो ख़त्म होता, मगर वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं रखी। अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि देखें, वो देखते हैं कि आपका सूबा कर क्या रहा है। अब देखिए, आज जो हमारे पास आज बजट पास नहीं हुआ, बजट कल पास होगा, तो मसला क्या है कि जो हम देखें एक चीज के पैसे रखते हैं, आज सप्लीमेंट्री बजट पास हुआ है। सप्लीमेंट्री ये होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबे की गवर्नमेंट हो, उसको वॉल्यूम 5 को देखते हैं। असल बजट होती है करंट एक्सपेंडिचर। आपने करंट एक्सपेंडिचर अपना इतना बढ़ा लिया, अब करंट एक्सपेंडिचर इस तरह से, जैसे एजुकेशन की आपने बात की, जो एजुकेशन पे डेवलपमेंट का बजट सिर्फ 8 अरब है, और पूरे एजुकेशन का बजट है जिसमें तनख्वाहें हैं, उनकी ग्रांट्स हैं, उनकी कापी किताबों के पैसे हैं, सारा बजट जब मिलाते हैं तो 550-600 अरब रुपए का उनका बजट है, जिसमें उनके पास कॉलेजेस हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, उसमें यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के भी पैसे उन्हीं के पोर्टफोलियो में रखे होते हैं। तो आप सोचेंगे जहाँ पे सिर्फ 8 अरब का डेवलपमेंट का बजट हो और 600 अरब रुपए करंट एक्सपेंडिचर हो। करंट एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें तनख्वाहें आपकी, उसके बाद आपने फजूल के खर्चे डाले हुए होते हैं, तो आप डेवलपमेंट फंड भी नॉन डेवलपमेंट फंड भी कहलाता है, मगर वो सारा पैसा जाया हो रहा है। आज एजुकेशन के आप नंबर उठा लें, मिनिस्टर एजुकेशन ने खुद खड़े होकर स्पीच में कहा कि जी हमारे नंबर्स पीछे हो रहे हैं। तो आपने टीचर्स की भी हायरिंग कर ली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मसला ये है कि चाहे मिनिस्टर एजुकेशन बोले या सिंध के दूसरे रहनुमा बोले, कल जो बयान आता है पीपल्स पार्टी का, जो हमारे प्रोग्राम में भी आया और वैसे भी बात हो रही है कि अगर क़यादत ने एक मौक़िफ़ दे दिया है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, अब वो हमारी एक लाइन हो गई है। क़यादत अगर कहती है कि जी ओके है तो ठीक है। उस वक्त मेरे भी जहन में ये चीज़ आ रही थी कि क़यादत एक तरफ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ आप समझ लें कि पूरे सिंध की आवाम है, एक शख्स तो नहीं है जवाब दे, यहाँ पे पूरा कराची है। किस तरह से कोई एक नुमाइंदा कह सकता है कि जनाब ठीक है, ओके है? मैडम देखिए, हम तो बात कर रहे हैं शहर की, अभी हम शहर में बैठे हैं, मगर हम सिंध भी घूमते हैं तो पूरे कराची पोर्ट से लेकर आप कश्मीर कनकोट तक जाएंगे, सारी हालत एक जैसी है। अब ये था कि कुछ कराची बेहतर था तो वो भी सिंध जैसा हो गया है। तो ओवरऑल सिंध के जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर वहाँ पे भी जो पैसा खर्च हो रहा है वो सिर्फ किताबों में और कॉपियों में तो पैसा खर्च हो रहा है, बुकों में, मगर ग्राउंड की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग है। हम तो हर दफ़ा ये सवाल करते हैं, अभी भी बजट में आप एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस की तकरार उठा लें तो एमक्यूएम पाकिस्तान वाहिद जमात है जो अभी शहर का मुकदमा असेंबली में लड़ रही है। हमने हेल्थ पे आवाज़ उठाई, एजुकेशन पे उठाई, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस हेल्थ और एजुकेशन था, क्योंकि एजुकेशन होगी तो सुबह आगे बढ़ेगा। तो अंदरूनी सिंध की भी जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत ख़राब हालत है। तो अब बजट जो सिर्फ रखा हुआ है वो सिर्फ दिखाने के नंबर से, ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कोई एक यूसी, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई गाँव, तहसील, कोई मुझे दिखा दें जहाँ पे पानी का इशू हल हो चुका हो, जहाँ सेवरेज के इशू हल हो चुके हों, अच्छा, जहाँ पे स्कूल हमारे बन चुके के लिए जो पैसे रखे हैं, क्या आप उससे मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ये सरासर शहर के साथ नाइंसाफी है, और फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी नाइंसाफी की, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। तो देखिए, ये बात इससे आगे होनी चाहिए कि अगर किसी लीडर ने कह दिया तो सब कहते हैं कि जी हमारे लीडर ने ये गाइडलाइन दे दी। आप ये सोचें कि हमें मुल्क और सूबे को आगे लेके चलना है, तो मुल्क और सूबा जब आगे बढ़ेगा जब आप हकीकत बताएंगे, और उसके ऊपर जब तक आप लोग नहीं आएंगे तो ये मुल्क और सूबा आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपने सोचा कि जी हमारे लीडर ने गाइडलाइन ये दे दी, आज देखिए ना, आज एमक्यूएम पाकिस्तान के हर एमपीए ने पूरे अपने इलाकों के, अपने रूट्स के, अपने मसाइल सूबे के, शहर के उजागर किए। हमारी भी गाइडलाइंस थी, मगर हमने बिल्कुल खुल के मैदान में आए। हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा कि आपने शहर के साथ ज्यादती की, आपने सक्कर हैदराबाद मोटरवे नहीं के ऊपर एलोकेशन नहीं रखी, जो कि आपको 50% रखनी थी। आपने K4 मंसूबे पे पैसे नहीं रखे। तो देखिए, छोटे से पैसे अगर 100 अरब भी इन दो मंसूबों के लिए 200-300 अरब भी रख देते, जब हजारों अरब रुपए की बजट बनती है, तो वो शहर जो आपका मुल्क चलाता है, तो अब अगर आप उसके लिए 200-300 अरब भी नहीं रख सकते, तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेसमैनों के साथ और शहर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, एक तो होता है कि बजट रख लेना, एक होता है कि क्या वो डेवलपमेंट की आखिर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद होती है तो वहाँ से PMLN ये कहती है कि जनाब हम काम तो कर रहे हैं, चाहे हमारे बल्दियाती निज़ाम आगे आएगा, जो भी सिलसिला होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ पे भी अगर जो पैसे आएंगे वो वाकई उसी काम पे खर्च होंगे। यहाँ पे करप्शन का मैयार आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पे हो रही है।
तो आप क्या समझते हैं कि ये भी एक वजह है कि जो इस वक्त हाथ खींच लिया गया है, सिंध की तरफ से मुंह मोड़ लिया गया है वफाक में? जी, हम ये समझते हैं सबसे बड़ी वजह ही यही है कि देखिए 72 बिलियन 72 बिलियन रुपीस मिले थे वर्ल्ड बैंक से क्लिक ने लिए थे वर्ल्ड बैंक से उधार। आज देखिए वो पैसा यूसीओ में जाना था टाउन चेयरमैन के पास, तो वो पैसा कहाँ है? ऑन द वजीरों की स्टेटमेंट है कि उसमें करप्शन हुई है और काम अच्छे नहीं हुए। जब 72 अरब रुपए खर्च हो गए तो फेडरल गवर्नमेंट भी सोचती है कि जहाँ पे टेंडर के टाइम में 50% ले लिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं फिर काम क्या होगा। तो मेन वजह यही है कि देखिए ये जो अभी शहर के मेगा प्रोजेक्ट हैं, जितने भी आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, रेड लाइन हो, कोरंगी काजवे हो, करीमाबाद का अंडरपास हो, तो वो मरियम नवाज की बात तो इस तरह से कि 45 दिन में वहाँ पे अंडरपास बनता है। यहाँ करीमाबाद के अंडरपास को 2 साल हो गए। तो हम तो प्रोजेक्ट रखते हैं मगर हम कंप्लीट नहीं करते, उनको हम 2-2 3-3 दफ़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद एलोकेशन रखते हैं, मगर वो काम खत्म नहीं होते। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या पूरी दुनिया को पता है कि इस शहर के अंदर जिस तरीके से करप्शन चल रही है, पूरे सूबे में चल रही है, शहर नहीं, आप कहीं पे भी चले, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, सब जगह पे यही सूरत हाल है। तो वो इसलिए जो है फेडरल गवर्नमेंट लामाला प्रोजेक्ट नहीं दे रही कि आखिर अगर सिंध गवर्नमेंट को पैसे देंगे तो ज़ाया हो जाएंगे। अगर वो खुद प्रोजेक्ट रखते हैं तो सीएम साहब ने उसके लिए सख्ती से मना कर दिया कि वो मैं काम पीआईडीसीएल को नहीं करने दूंगा। तो अब ये लड़ाई है और इस लड़ाई की वजह से आवाम पिस रही है। लेकिन हमने देखा कि जो फेडरल ने दूसरे मंसूबे रखे हैं, जैसे हमने देखा कि ग्रीन लाइन की बात आ रही थी, पहले जनाब पीएमएलएन आ गई, उसने सब तमाम चीज़ें की, उसके बाद फीता काटने के लिए पीटीआई आ गई के आगे जनाब। लेकिन वो वाहिद एक जरिया है ग्रीन लाइन जो मैं इस वक्त देखती हूँ कि कामयाबी से चल रहा है कराची में, बाकी बसेस वगैरह तो इस तरह से नहीं चल रही हैं। कितना समझते हैं कि ये इस पे ही कम से कम इजाज़त दे देनी चाहिए कि फेडरल कोई इसमें प्रोजेक्ट लगा ले? देखिए उसकी वजह है ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वो मंसूबा शुरू किया था, भले बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और 100% एग्जीक्यूशन उसका छोटा सा पार्ट रहता है जो बनना है। बाकी आप देखिए वो प्रोजेक्ट बना भी कितनी कम लागत में बना, और रेड लाइन से बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और उसके बाद देखिए खाली ग्रीन लाइन नहीं बनी, उसके साथ आगे पीछे के ब्रिज भी बने। अगर आप जाएं बोर्ड ऑफिस सखी हसन, सारे ब्रिजेस भी बने, उनके साथ रोड भी बने। उसके बाद नश्तर रोड बना, साइड एरिया के रोड्स बने काफी जो उसके साथ लिंकअप हो रहे थे। तो आप देखिए उन्होंने प्रोजेक्ट लाए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया। अब सिंध गवर्नमेंट को डर है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रखती है और पीआईडीसीएल से काम हो जाते हैं तो ये तो वादे नजर आ जाएगा ना कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए और जो सूबा सिंध की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिए हैं 3-3 साल से चल रहे हैं वो उनसे खत्म हो नहीं रहे। तो उनको डर ये है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो क्योंकि ग्रीन लाइन आपके सामने, उसके साथ के रोड, ब्रिज जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखे थे और वाकई नजर आता है इन, और ग्रीन लाइन के साथ ही ऑरेंज लाइन बनी है। तो कोई भी बंदा जाके ऑरेंज लाइन में देख ले, 2 लोग बैठते हैं बस में और वो बिल्कुल फजूल प्रोजेक्ट था, वो टैक्स पेयर का पैसा जाया किया। उसके ऊपर तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। ऑडिट होना जरूरी है, कुछ नजर आए ना आए। आज मुर्तजा वहाब साहब एक टेस्ला के साइबर ट्रक में जरूर नजर आए, अल्लाह मुबारक करे उनको। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और कुछ बात करते हैं। इस वक्त मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मुबशिर मीर साहब, आप तज्जियाकार हैं, आपकी तरफ आते हैं आमिर सिद्दीकी साहब। अब कल की बात है कि नादरा ऑफिस से होते हुए मैं जब नॉर्थ नाज़िबाबाद की तरफ से आई तो जो नालों की सूरत हाल थी और वो सड़क जो है वहाँ से आगे तक जाना, एक पीपल्स चौराहे की तरफ जाना एक बहुत बड़ा अजाब था। ये तो सिर्फ एक सड़क की कहानी है, मेरी समझ से बाहर है। आगे बारिशों का भी सीज़न है, सड़कें इसी तरह से कराची की जा बजा ख़राब हैं और पानी अगर भर भी जाएगा तो मतलब अमवात का भी ख़तरा है। और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि वहाँ से लोग किस तरह से गुजर रहे हैं। जब इतनी बुरी सूरत हाल है और लगता है कि सिटी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वफाक इस पर तवज्जो दे के कुछ चीज़ों को कम से कम कराची जो कि मेगा सिटी है उस पर तवज्जो दे के कम से कम ये मसाइल हल करवाए कि लोगों की जो जहाँ का नुकसान होने वाला है या एक अरसे से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो ठीक हो सकें? मैडम देखिए, हम एक तो एमपीएस जो होते हैं, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, लॉ मेकर होते हैं। अब यकीन करें हम गटरों पे हम खड़े हुए हैं कि मैनहोल कवर्स लगवाने, गटरों की सफाई करानी है तो मुहर्रम उल हराम आ रहा है तो हम खड़े हुए हैं, सफाइयाँ हम कर रहे हैं, झाड़ू हम लगवा रहे हैं। तो मसला सारा यही है। देखिए हम जो असेंबली में बात उठा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, कमिश्नर कराची के पास कि भाई आपके पास मसाइल हैं क्या? आपको गवर्नमेंट हर महीने तनख्वाह दे रही है, आपके पास ठीक ठाक अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के इनके पास बजट है। अच्छा, हर आप महीने समझते हैं कि इनफ बजट है देखिए कराची हर के लगाने महीने के आज लिए? देखिए ना, हमने जो आज सीएम साहब ने 156 बिलियन रुपीस पास किए आउटसाइड द बजट। आप इसको आउटसाइड बजट इसलिए कहेंगे, सप्लीमेंट्री होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए थे,
आपको नीड हुई तो आपने 300 रुपये खर्च कर लिए, तो 200 रुपये फिर असेंबली जब फाइनल बजट कर रही होती है तो उससे अप्रूवल लेनी होती है। तो आपके पास पैसा भी इंतहाई मौजूद है, आपके पास इंतजामिया भी मौजूद है, आपके पास लोग भी मौजूद है। हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि मुस्तकिल 1.5 साल हो गया। मैं देखें खुद इसका हूँ कि मैंने तकरीबन कोई 200 लेटर लिखे चीफ सेक्रेटरी को, डीसी को, कमिश्नर साहब को कि भाई आपके पास 14 अरब रुपए पड़े हुए हैं, अगर ये 14 अरब जो रोड की कटिंग के, हमने कहा इसके ऊपर ही कोई कमेटी बना दें, कमिश्नर कराची उसके हेड और उसको ईमानदारी से खर्च कर लें, तो 14 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हम कम से कम अपने मेन रोड इतने उसके ऊपर पेच वर्क इतना कर सकते हैं कि लोग आराम से आ जा सकें। नए तो नहीं बना सकते। आपको मैं जो पूछना चाह रही हूँ, आपका ये मौक़िफ़ जो मैं समझी हूँ, आप ही कहना चाह रहे हैं कि पैसा बहुत है। देखिए पैसा बहुत है, पैसा है। देखिए 14 अरब तो हमारे रोड कटिंग के इनके पास मौजूद है, उस पर सिंगल पेनी पे भी खर्च नहीं हुई है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने 16 अरब हमें दिए थे, वो पैसे भी इनके पास मौजूद हैं। अब मेन मसला ये है कि जब केएमसी टेंडर करता है तो 20% तो वर्क ऑर्डर पे लेता है, बाकी 30-35% और लेते हैं, तो 50% जब निकल जाता है तो रोड इसी तरह से बनते हैं कि 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा रोड नहीं ठहरती। तो उसमें कारपेट के अंदर पता नहीं कौन सा डामर यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई उसकी कंपैक्शन रोडों की नहीं होती। क्वालिटी आपके सामने अगर रोड बनता है, एक तो होती है करप्शन, एक होती है कि इंसान जो है वो आईसीयू में और वेंटिलेटर पे जो पड़ा हुआ है, इस वक्त कराची वेंटिलेटर पे है। मैं तो वेंटिलेटर से भी आगे जाऊंगा। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कंडीशन है, जिसमें कि हमने कुछ दिनों पहले भी मानसून की बारिशों पे काम किया, बात की थी, इस वक्त तो वो सिचुएशन है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो कराची तो अभी बिल्कुल डूबने की सिचुएशन में है। और आपको भी अंदाज़ा होगा कुछ अर्से पहले जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी, बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था कि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी समेत जो है नाले में चले गए थे और जहाँ की बाजी हार गए थे। ये इस वक्त क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती? कुछ लोग आपके वफाक में भी बैठे हुए हैं। शाजिया मरी ने चिल्लाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की वफाक में, लेकिन उनकी पार्टी का मौक़िफ़ ही दूसरा आ गया। तो कल तो उनका यही मौक़िफ़ आया कि जनाब उनका कोई अपना इंडिविजुअल बात हो सकती है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि शाजिया मरी की इंडिविजुअल बात हो सकती है। मैडम देखिए, आपने जो नालों का जिक्र किया नारसाबाद न्यू कराची में, वहाँ पे जमाल भाई ने हर बजट में चीज उठाई है। अब देखिए मसला वही आता है कि जो आपने कहा हमारे एमएनएस को 1-1 अरब रुपए मिले, 15 अरब लास्ट ईयर मिले, मगर सीएम साहब ने उस पर काम नहीं करने दिया। तो अब देखिए पैसा तो गवर्नमेंट के थ्रू देगी, किसी अकाउंट से ड्राउंगे, कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो अब हम कह रहे हैं, ये खुद हम इसको समझ नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट जानबूझ के, देखिए पूरा शहर खुदा, आप कह रही हैं कि बारिश में जो हाल होना है शहर का, अगर तेज बारिश हो गई तो पूरे रोड बैठ जाएंगे। हर जगह पे गैस वालों ने रोड कटिंग की हुई है, तो जब वो पानी जाएगा तो सारे रोड बैठ चुके होंगे। और नालों की कोई सफाई शुरू नहीं हुई। हर साल नालों का बजट होता है, मुझे कोई एक तस्वीर ला के दिखा दें 2024-25 में कई नालों की म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने सफाइयाँ शुरू कराई हो। ना कहीं नालों की सफाई शुरू हुई, ना कहीं पैच वर्क हो रहा है। नाले जो नाजमाबाद में, अल्लाह खैर करे, हमें तो डर है कि वहाँ पे शायद गाड़ियां नहीं डूबे दफा, क्योंकि जो नालों की दीवारें गल चुकी हैं, खत्म हो गई। अब देखें ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है, लोकल बॉडीज भी उनकी है, अब उनको रोक कौन रहा है काम करने से? अभी तो कोई उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं। हमने यहाँ तक कहा है कि काम आप करवाएं, पीपल्स पार्टी का ही फ्लैग लगा लें, मगर शहर का काम करवा दें। हम आपके साथ काम पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं आए हमसे मदद लें, हम आपके साथ कामों पे खड़े होंगे, मगर आप फ्लैग भी अपना लगा लें, मगर कम से कम लोगों को अजियत से निकालें। बिल्कुल ऐसा ही है। जनाब मुबशिर मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। जी ठीक ठाक खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशिर मीर साहब, सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है और कल जो है वो सिंध का बजट भी पास हो जाएगा। क्या समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन पार्टीज हैं वो सरापा एहतजाज है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का लीडर का एक मौक़िफ़ आ जाता है वफाक में और वो कहते हैं जनाब हम मुतमईन हैं जो बजट पेश किया गया है और सिंध के बजट की भी हिमायत कर देते हैं। क्या ये पार्लिमानी कमज़ोरी को नहीं साबित करता? और सिंध की सूरत में आप क्या देखते हैं कि सिंध की पार्लियामेंट पे इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। पहली बात तो ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट बनी कैसे थी। जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी थी वो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हर सूरत ये बनता है कि एमकेएम हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ देना ही देना है किसी न किसी सूरत में। अब देखें एमकेएम की जो सूरत हाल है वो बड़ी, बाज दफा हमें बड़े मजलूम वो नजर आते हैं और बाज दफा बड़े चालाक नजर आते हैं, और लगता ही है कि वो मीठा मीठा खा रहे हैं और कड़वा कड़वा थूक कर रहे हैं।
कि वो सेम टाइम जो है वो हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन के भी मजे लेके उसके ऊपर शोर शराबा भी करते हैं, और वो इसलिए कि उन्हें अपनी पजीराई चाहिए, अपना वोट बैंक वापस मुबशिर चाहिए। साहब, मैं एक पहले वाली बात की वजाहत करना चाहूंगी। आपने कहा कि किसी भी तरह से मुस्लिम लीग नून का साथ देना है पीपल्स पार्टी को। मुस्लिम लीग नून का साथ पीपल्स पार्टी दे रही है या इस वक्त मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के हाथों जो है वो मजबूर है तमाम फैसले करने पे? क्या ये दोनों एक दूसरे के जो हाथों मजबूर नहीं है, ये दोनों किसी और हाथों के हाथ मजबूर हैं। जहां से ये मॉडल है, मैंने अर्ज किया कि जिस तरह ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी या बनाई गई थी या किया गया था या जोड़ा गया था, उसके तहत जो है जो आर्किटेक्ट थे उनका ही ये बनाया हुआ डिजाइन है कि आपको जितनी लड़ाई लड़नी है या जो बात करनी है वो लफ्जी गोलाबारी तक ही महदूद है। इससे आगे आपकी जो है वो मैंडेट नहीं है, लिहाजा आपको हर सूरत एक दूसरे का साथ देना है और वो दे रहे हैं। कोई भी चीज होती है वो थोड़ी बहुत देखें, गवर्नमेंट ने अपना एक वफद बनाया, पार्लिमानी वफद, और बिलावल साहब को उसका सरबराह बना के उनको भेजा कि जाएं क्या जी दुनिया को बताएं, आपके पास अपना वजीर खारजा भी है, लेकिन उन्होंने एक इजाफी एक बोझ जो है वो खजाने पे डाला कि भाई ये जाकर बताएंगे। उसमें एमक्यूएम के बंदे भी डाल दिए, उसमें पीपल्स पार्टी को सरबराही दे दी और उसमें नून के बंदे भी दो जो है तबर्रुक के तौर पर रख दिए। तो ये चीजें जो है बामी रजामंदी से हो रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है ना कि वो कोई साहब ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन गलत तो नहीं हुआ है, अच्छा इमेज गया है पूरी दुनिया। लेकिन बात ये है ना जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम बनाए गए हैं, उसके बगैर कैसे वो चल सकते हैं? ठीक है, आप डीप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह मेरे ख्याल है कि वक्त की जरूरत थी, हो गया। तो फिर वो जरूरत एक दफा थोड़ा ही है, वो बार बार जरूरत है, वो एक दूसरे की बार बार जरूरत है। बजट कैसे फिर पास हो सकता है? अकेली मुस्लिम लीग नून कैसे कर सकती है? तो आसिफ बाजवा साहब खुलेआम ये कह चुके हैं ना कि हम एक फार्मूला बना चुके हैं, वो तो इंटरनेट। देखिए बात ये है कि एक चीज है, मैं आपको अर्ज करूं कि जो इस वक्त मॉडल चल रहा है, जो आप देखें ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका क्या हशर हो रहा है, किस तरह वहां पे बातचीत हो रही है, ये पूरा एक ना पैकेज है, पूरे का पूरा पैकेज है, उसके तहत हो रहा है। किसी की यकीनन एक पार्टी की फेवर में जा रहा है या दो पार्टियों की फेवर में जा रहा है, किसी के नुकसान में जा रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ओवरऑल पब्लिक का हो रहा है, पब्लिक सफर कर रही है। मुझे आप बताएं कोई भी पार्टी हो वो पब्लिक के लिए क्या हासिल कर सकी है? इस पूरी जो है लड़ाई, बेशक वो पार्लियामेंट के अंदर बह के लड़ी जाए या रोड पे लड़ी जाए, पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज तो हैरानकुन ये है कि अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी तनाव में कितना इजाफा किया गया है। उसके ऊपर कौन सी पार्टी है जिसने अपोज किया है हुकूमती पार्टी को कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसको वापस करें? लेकिन बाकी जो है वो पब्लिक को जो फायदा होना है। अभी मिनी बजट आप देखें, अभी बजट फाइनेंस बिल अभी डिस्कस हो रहा है और साथ ही उसके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो मिनी बजट के साथ ही एक और बजट तो आ गया। एक तरफ अलहदा से गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए या जो कुछ पूरा एक प्लान दिया पूरे साल का, और कीमतें बढ़ा के आपके लोगों का बजट फिर आउट कर दिया। तो लिहाजा ये एक अजीबो गरीब किस्म का मॉडल है हुकूमत करने का। अच्छा मुबशिर साहब यहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि आमिर सिद्दीकी साहब बैठे हुए असेंबली फ्लोर पे होते हैं, तो मैं पूछ लूं आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तनख्वाहें जो इतनी इजाफा कर दिया, इतनी मराद में इजाफा कर दिया? क्यों, किसकी तनख्वाह बढ़ाई है? सिंध गवर्नमेंट में तो नहीं बढ़ी। देखिए आज सिंध गवर्नमेंट के अंदर एमपीएस की तनख्वाह, दूसरे सूबों में तनख्वाह कितनी है? आज सिंध गवर्नमेंट के एमपीएस की तनख्वाह 1,56,000 आपके लोग वफाक में भी बैठे नहीं, वफाक में तो हम तो देखिए इस चीज को कंडेम करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की कभी पॉलिसी नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, ये एक एजाजी होता है। मैं तो पर्सनली और मैं पार्टी भी हमारी इसके लिए कभी हमने आवाज नहीं उठाई, मैं इसको गलत समझता हूँ। ये एक एजाजी होता है, ये आवाम के ऊपर बोझ डालने के बराबर है। जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं गलत किया गया है, क्योंकि देखें ऑलरेडी हमारी आवाम पिस चुकी है। अब जो मुबशिर साहब बात कर रहे थे, तो देखें बात तो क्लियर है कि बजट कभी आवाम के लिए नहीं बनता। पहले ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि सब बजट अब बनता है बिजनेसमैन के लिए। एक और बात आप भूल गए, उन्होंने ये भी कहा था कि मीठा मीठा जो हप हो रहा है। नहीं देखिए मुबशिर साहब भी बात गलत कर रहे हैं। देखिए इंडिया के अंदर भी किसको भेजा गया था? वफ की जो क्यादत है इंडिया में कौन कर रहा है? तो बिलावल साहब ने जो क्यादत की वो यंगस्टर है और उन्होंने बहुत अच्छा मौकिफ दिया है। देखिए इसको तो ये एक मुल्क की बहुत अच्छी इससे साइन किया है कि हम दूसरों को भी मौका दें।
और जो मुबशिर साहब ने हब की बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम पहले दिन से फेडरल गवर्नमेंट में कराची के लिए लड़ रहे हैं, हैदराबाद के लिए, कि प्रोजेक्ट लाएं, और हम हर जगह पे बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है कि जब मेरा शहर और मेरा सूबा सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देता है तो हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये 2005 में शहर की हालत क्या थे और दुबई कैसा था 2005 और 6 में, आज शहर की हालत क्या हो चुकी है। आज कतर 2005-6 में कैसा था, तो आज इस शहर को बिल्कुल लावारिस कर दिया। सिर्फ यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, टैक्सेस जमा कर रहे हैं, बाकी शहर को कोई नहीं सोच रहा। आप देखें ना, ये तो हम, आप मुझे बताएं, मुस्तफा कमाल भाई हो, खालिद भाई हो, पूरी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमने 1 साल लगाया, प्राइम मिनिस्टर से कितनी मीटिंगें की कि शहर की तरफ तवज्जो दें। मगर देखिए, जब 18वीं तरमीम के बाद आप आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर सिंध की जिम्मेदारी है। तो आप उस 18वीं तरमीम के बाद तालीम का आज माहौल देख लें और 18वीं तरमीम 2010 से देख लें, तो आप देखें, कंपेरिजन करें कि सिंध गवर्नमेंट ने जब से गवर्नमेंट संभाली है और ड्राइविंग सीट ली है तो चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। आज देखिए, कल मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में इस चीज को माना है कि जी बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं आ रहे और यहाँ से फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा सूबे में। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब के अपने अल्फाज हैं, चाहे तो कल असेंबली की स्पीच निकाल लें। सीएम साहब ने खुद ये चीज इसको माना है कि फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने के लिए तैयार नहीं हो रहा सूबे में। आमिर सिद्दीकी साहब, आप नहीं समझते कि मुस्तफा कमाल साहब को ये कलमदान नहीं लेना चाहिए था? एक आवाज थी, ये कराची की आवाज जो है, अब तो वो बोल भी नहीं सकते। अब तो नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं। देखिए, हम उन्होंने जो कितनी बड़ा इशू उठाया कि IMF से जो हम लोन लेते हैं उससे ज्यादा दवाइयों में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मैंने अभी जो आपको शुरू में बात स्टार्ट की थी, करंट एक्सपेंडिचर चाहे सिंध गवर्नमेंट का हो चाहे वफाकी गवर्नमेंट का, हमें ये दोनों चीजें ले डूबी हैं। हम जितना करंट एक्सपेंडिचर पे अपने काबू नहीं पा रहे, आप अगर मैं आपके सामने टाइम हो कभी प्रोग्राम रख के खोल के रखूं तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि हम अरबों रुपए की ग्रांट्स दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम NGOs को, दूसरे इदारों को ग्रांट दे रहे हैं। तो हमें हमारा करंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें ले डूबा है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबे की गवर्नमेंट हो। तो मुस्तफा कमाल भाई ने तो यही चीज उठाई है कि आप दवाइयों पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं मिल भी नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्तफा कमाल साहब जिस तरह से बात कर रहे होते बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जब कलमदान दे दिया जाता है तो जुबानें बंद हो जाती हैं। मुबशिर मीर साहब, ओवरऑल मैं बात करूं सिंध की और सिंध के बजट के हवाले से, आप जो कराची की इस वक्त रिसेंट जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें आप क्या समझते हैं कि जब बीच में कहा जाता है जी पैसा फेडरल लाके दे, फंड दे दे फेडरल, तो क्या पैसा नहीं है हमारे पास कि हम कराची पे खर्च कर सकें? क्या सिंध के पास वाकई पैसा कम है? नहीं, पैसा तो बहुत है, लेकिन एक बात सिर्फ कह के फिर मैं कराची पे बात करूंगा, सिंध पे भी करूंगा। मेरे भाई बैठे हैं, तो इन्होंने 2022 में जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी उससे अलहदगी इख्तियार की थी और फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट गिरी थी, जो भी हुआ था। तो यही था कि जी वादे जो किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए और कराची को इग्नोर किया गया, ये हो गया वो हो गया। अब ये 3 साल से हुकूमत के साथ हैं, 2025 आ गया, 23, 24, 25 मुसलसल ये ना अब पावर का हिस्सा है। अगर ये 3 साल में भी कराची हैदराबाद के लिए कुछ नहीं ले सके, और यकीनन इनके अपने एसेट्स तो बहुत से लोगों के, मैं इनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों के बड़े भी होंगे। तो इसका मतलब है कि मसलन आप कराची का जो आपके पास मैंडेट अगर आपके पास है वाकई, तो आप कराची के लोगों की आवाज नहीं बन रहे, तो 3 साल से फिर आप गवर्नमेंट के साथ क्या करते फिर रहे हैं? आप सिर्फ जाके गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं और किन बुनियादों पे आपने फिर उनको जो छोड़ा था, तो फिर इनके साथ जो रिश्ता नाता जोड़ा था, तो वो फिर क्या हुआ था? मसलन आपकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने ली थी या नून ने ली थी? तो एक तो ये बात है, ये आपने तो प्रोग्राम के स्टार्ट में कह दिया डीप इंजीनियरिंग वाली बात, तो जिम्मेदारी तो बात अच्छा, अब ये आ गया, दूसरी बात आ गई। मैं देखें इस वक्त कराची शहर को, अगर मैं खास तौर पे मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कराची को 90% प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो जमा करती है या थोड़ा बहुत पुलिस का जो दखल दुखल है या ये है, बाकी सारा कुछ लोग जिसके जो अफोर्ड कर सकता है या नहीं भी कर सकता, वो किसी तरह भी अरेंज करके अपनी तालीम, ट्रांसपोर्ट, अपनी हेल्थ के लिए, रिहाइश, हर चीज के लिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे निसार करता है। आप अपने घर में काम करने वाली जो मेड है उसको भी कहें ना तेरे बच्चे को
सरकारी स्कूल में दाखिल करा देते हैं तो, या सरकारी अस्पताल ले जाते हैं तो वो कहते हैं मैं खुद चली जाऊंगी, अगर कराना है तो प्राइवेट में लेके जाओ। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस लेवल पे सरकारी इदारों का जो वो है इमेज है वो यहां तक आ गया हुआ है। अब सिंध के अंदर तो इससे भी बुरी सूरत हाल जो है वो मौजूद है। लिहाजा एक चीज तो समझने की है कि कराची शहर के अंदर जो है वो लोगों के पास अपनी सर्वाइवल की जंग वो खुद लड़ रहे हैं, रियासत उनका साथ नहीं दे रही। पानी उसने खुद अरेंज करना है, बिजली चली गई है तो उसने खुद ही बेशक वो सोलर लगाए, जनरेटर लाए, यूपीएस लाए, कुछ करे, या बिजली के बगैर बैठे, सिलेंडर लाए, कुछ करे। लिहाजा जो स्टेट की सहूलत मिलती थी, स्टेट की तरफ से जो उसे सहूलत मिलती थी वो ऑलमोस्ट कराची के शहरियों के लिए तो बिल्कुल महफूज हो गई है। पानी एक सिंपल आइटम, ये भी वाटर बोर्ड के करता धरता रहे हैं। एक जमाने में वाटर बोर्ड इनके अंडर द थंब इनकी पार्टी के चलता था, ठीक है। पानी के लिए कराची के लिए क्या हुआ? पानी तो इसी तरह जैसे जो है ना, अल्लाह माफ करे, जो लोग पानी बेचते हैं वो कहते हैं ड्रग्स बेचने से ज्यादा कमाई है इसमें। क्यों? पानी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। और ये डीएचए और ये एरिया जहां पे पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा वो तो एक बड़ी मंडी है। और अभी एक कॉल करें, महंगे से महंगा वाटर टैंकर आ जाएगा, लेकिन ना लाइन में आएगा ना रेगुलर आपको अच्छे रेट पे मिलेगा। भाई आप सारी पॉलिटिक्स जो है वो एक तरफ रख दो। आप खुद केएमसी में रहे हो, एमकेएम के हमारे भाई जो हैं, वाटर बोर्ड आपके पास रहा है, आप इन दोनों के सिस्टम को समझते हो। आप एक एजेंडा बना लो कि हमने कराची के लोगों के लिए पानी जो है ना मुहैया करके देना है, सारा शहर आपके साथ खड़ा हो जाए। आप अपना, आपकी अपनी प्रायोरिटी कोई नहीं है, सिर्फ खड़े होकर तकरीर करने से थोड़ा ही होगा। कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि मसलन आप एक आइटम, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं, आपको आइडिया भी दे रहा हूं, सिर्फ एक आइटम इस शहर के लिए कर लो, आपका वोट बैंक बहाल हो सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी वोट बैंक आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा। सर अभी क्या कहना चाह रहे हैं? वोट बैंक बहाल नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो सर फिर कैसे सीटें मिल गई? ये बात वही है जो हम गुज़श्ता 8 फरवरी से अब तक सुन रहे हैं, वही सिचुएशन है। वोट बैंक नहीं है, किसी के साथ नहीं है इस वक्त वोट बैंक। आप मैदान खुला छोड़ के देख लें, सारी पार्टियां जो इक़्तिदार में है उनका अपना दूध का दूध और पानी का पानी हमें नजर आ जाएगा। कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, आपने जिस तरह देखिए, मैं आपको एक कहूँ कि जिन लोगों की जिसके बारे में आप बात करते हैं, 3.5 साल वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने क्या किया था कराची के साथ। और आप जो बार बार ये लफ्ज कह रहे हैं ना, देखिए आप कह रहे हैं तकरीरें हम मुस्तकिल वजीर आला को हल दे रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि जब एमक्यूएम की गवर्नमेंट थी, या एमक्यूएम गवर्नमेंट में सिंध गवर्नमेंट के साथ थी, जब हमारे नाजिम थे, जब हमारे पास केएमसी थी, वाटर बोर्ड था, तो क्या कराची में यही सूरत हाल थी पानी की? क्या इसी तरह से केएमसी परफॉर्म कर रहा था? क्या शहर की सूरत हाल यही थी? ये शहर दुनिया के अच्छे शहरों में शामिल हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम था तो ये सारी तरक्की किसने कराई थी? उस टाइम जो आपके ब्रिजेस बन रहे थे, अंडरपास बन रहे थे, कितना पानी के सेक्टर में काम हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि वो टाइम और आज के टाइम में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? और आप देखिए, हमने फेडरल गवर्नमेंट से लास्ट ईयर 25 अरब रुपए लिए हैं, मगर चीफ मिनिस्टर सिंध काम नहीं करने दे रहे। सिंध गवर्नमेंट ने वो पैसे नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। उन्होंने कहा पीआईडीसीएल से काम नहीं होने देंगे। वो चाहते हैं केएमसी के थ्रू काम हो, तो केएमसी का काम तो आपके सामने है, जो शहर में काम केएमसी कर रहा है। तो हम कहते हैं कि काम हो, शहर में नजर आए। और जो पानी की आपकी बात है, हमने पानी का बिल्कुल कलम उठाया हुआ है, और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर आपको 6 महीने से साल में, इसी साल में आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि ऑगमेंटेशन पे काम कितनी स्पीडली शुरू होगा। और ये बात बिल्कुल गलत है। कराची की आवाम ने भरपूर अक्सरियत से एमक्यूएम को सीटें दिलाएंगे। ये वो मैंडेट था जो 2018 में चोरी से हमसे छीना गया था। शहर की आवाम ने वापस एमक्यूएम को मैंडेट दिलाया है, और इंशाल्लाह ताला हम पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। सर 2-3 सीटें थी, और आप एक अरसे से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरे ख्याल है पहली दफा आमिर सिद्दीकी साहब ने वसाहत दी है इस बात की, वरना इस मामले पे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि किसको मैंडेट मिला और किसको नहीं मिला। मुबश्शिर मीर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल तो बनता है अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से। एक तरफ इत्तेहादी जनाब हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ काबीना का हिस्सा भी नहीं बन रहे, इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है? देखें, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, बहुत प्रेसिडेंटशिप उनके पास है, गवर्नर्स की सीटें उनके पास हैं, स्पीकर्स में उनका शेयर है, सेनेट की चेयरमैनशिप उनको मिली हुई है, और क्या चाहिए?
और बहुत सी और भी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे और आपको शायद इल्म नहीं है, सर, जहाँ 2 पे सूबे हैं उनके फैसलों पास, में तो पूरी 2 तरह सूबे तो इक़्तिदार किसी के का पास भी हिस्सा नहीं है। है। देखिए, वफाकी वजीर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो बाकी चीजें हैं सारी में उनका जो है वो शेयर है। ये बात बिल्कुल जो है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि ये तस्लीम करने वाली है। आप दीगर भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ पे उनके मर्जी की अपॉइंटमेंट होती हैं। अभी रेड क्रेसेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन जो है वो मेरा ख्याल है उन्हीं की रिकमेंडेशन से आई हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट के पास कोई एक चीज थोड़ी होती है देने के लिए। एम्बेसडर्स होते हैं, अपना कॉर्पोरेशनों के हेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज के होते हैं। लेकिन ये पूरा सर, एक पैकेज ये होता बात है। नहीं, शेयरिंग मिल आप रही है। ऑन ग्राउंड जानते हैं। जब ये वक्त गुजरता है तो वक्त गुजरने के बाद जब हिस्ट्री होती है तो उसमें तो ये कहा जाता है जनाब, अगर उस वक्त में उस एरा में कुछ गलतियां हुई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ये थी और हम काबीना का हिस्सा नहीं थे। तो ये भी तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता। उन्होंने पूरी तायद की है, बजट को उन्होंने सपोर्ट करके बिल्कुल। मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने खुले लफ्जों में कहा है कि हम साथ खड़े हैं और हम बजट को सपोर्ट करिए। अगरचे उनके लोग जो हैं वो खिलाफ बयानात दे रहे थे। यहाँ पे सूबाई जो अरकान है उनके भी बयानात हमारे पास अखबारात में छपे। उन्होंने स्टेटमेंट दी, वफाकी बजट के ऊपर भी उन्होंने तबसरे किए। लेकिन जब चेयरमैन ने आके एक स्टेटमेंट दे दी कि हम बजट में जो है वो सपोर्ट करें, इसका मतलब है वो पूरी तरह साथ है। और जो भी बजट के अंदर पेश किया जा रहा है, अच्छा है, बुरा है, नुकसान है या फायदा है, उसके साथ वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, काबीना के साथ वो खड़े हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि मसलन वो इस फैसले में नहीं है। यही चीज होती है कि जब आप फैसले का भरपूर साथ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको ओन कर रहे हैं। तो वो बजट जो पेश हुआ है उसको वो ओन कर रहे हैं। उन्होंने एलानिया बात की है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात की है कि हम, हमारी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। इट मीन कि हम पूरी तरह जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का साथ भरपूर दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ कबीना में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ कबीना में नहीं है, बाकी हर तरह वो साथ है। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि मसलन कोई अलग-अलग नहीं है, वो एक ही है। कोई उनमें मसला नहीं है, उनके दरमियान कोई हॉट टॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये ऐसे ही होता है जैसे एक घर के अंदर थोड़ी बहस होती है, उसके बाद सारे जो है वो मान लेते हैं कि अच्छा जी ठीक है, इस तरह चलना है। तो ऐसे ही है, कोई उन्होंने ओपनली कह दिया तो फिर कह दिया, तो इसका मतलब है कि वो साथ दे रहे हैं। अब बजट से पाकिस्तान का फायदा हो, अल्लाह करे फायदा हो जाए, आम आदमी को कुछ मिले, जो कि नजर नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि वो उनकी पूरी कंसेंट है, पूरी सपोर्ट है। आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप अपोजिशन में यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ पे वफाक को आपने साथ दिया हुआ है। तनकीद तो बनती है, और यहाँ जो दूसरे तज्जिया और तमाम लोग तनकीद करते हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि चाहे MQM के नए लोग हों जो कि यहाँ पे कराची में मौजूद हैं, या पीपल्स पार्टी के वो लोग जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नए ब्लड को वो लेके आए हैं और काम कर रहे हैं, दोनों तरफ हमें लगता है कि कोई तब्दीली है, कोई अच्छा काम हो रहा है। उसके बावजूद भी क्वेश्चन तो तारीख भी रेस करेगी इस बात पे कि यहाँ पे अगर आप स्टेक होल्डर हैं, आप पहचान है कराची की, हैदराबाद की, तो क्या आप जवाब देंगे तारीख को कि क्या हो रहा है ये सब? देखिए, मैं आपको यही, जो अभी मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपने कहा कि देखिए हम पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकिंग करना है। उसके बाद आप मुझे बताएं पूरे जितने MPs हैं उन्होंने कौन से शहर के काम के बारे में आवाज नहीं उठाई। सवाल ये है कि कोई इस चीज को नहीं समझ रहा कि 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे के वजीर आला के पास कंप्लीट इख्तियारात आ गए, वन मैन शो बना हुआ है 18वीं तरमीम के बाद कोई भी बंदा, तो जब उनके पास कंप्लीट इख्तियारात हैं कि पैसों का सारी डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में है, तो आप क्या भी कर लें, कितनी आवाजें उठा लें। आप मुझे बताएं, आप सारे MPs ने मेगा स्कीमों के ऊपर बात की कि शहर में ये स्कीमें लाए जाएं, ये प्रोजेक्ट लाएं, मगर जब चीफ मिनिस्टर सिंह ने अपनी चलानी है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप इस चीज को कोई नहीं देख रहा कि जब चीफ मिनिस्टर सिंह के पास 18वीं तरमीम के सारा इख्तियार चीफ मिनिस्टर सिंह के पास है, वो स्याह करें, सफेद करें, वो पूरे 3,000 अरब के मालिक है। तो अब हम तो उनको स्कीम्स बता रहे हैं कि आप ये रोड्स रखें, ये ब्रिज रखें। हमारा पहला मुतालबा है कि पानी सेवरेज और वाटर सप्लाई का काम करवाएं, उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट लाएं। आप छोड़ दें रोड्स को भी, आप वाटर सप्लाई और सेवरेज के मसला हल कराएं। आप यकीन करें, हमने सारे प्रोजेक्ट बना के दिए, मेगा स्कीम्स बना के दी ऑगमेंटेशन की। चीफ मिनिस्टर सिंह ने यकीन दहानी कराई, उन्होंने 25 अरब रुपए रखे भी ऑगमेंटेशन के लिए। अब मसला वो है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर लाइन कंप्लीट कर लेती है
और पैसे वो इस साल रखते जो कि उन्होंने नहीं रखे, तो हमारा शहर का 90% पानी का इशू हल हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस है कि पानी की स्कीम को हर हाल में इस साल खत्म कराया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ मुबशिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। जहां उम्मीद की बात आती है, हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने तौर से काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या 18वीं तरमीम के बाद वफाक की तरफ इस तरह से देखना कि जी वफाक आके किसी बात में बोलेगी, क्या ठीक है? क्या सिंध के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कराची डेवलपमेंट पे काम कर सके? ये सोचने की बातें हैं। जहां ये कहा जाता है कि पिछली गलतियों का जिम्मेदार आज के लोगों को ठहराया जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर बेहतरी की तरफ कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए कि हाँ जनाब, एक उम्मीद की किरण है, बेहतरी हो रही है। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।